सुबह सुबह का वक्त था। लोग तैयारियां कर रहे थे। बारात आज जाने वाली थी। जो घर के अन्य सदस्य थे, कोई अपने कपड़े प्रेस कर रहा था, तो कोई शेविंग करवा रहा था, कोई हेयर कटिंग करवा रहा था, कुछ लोग फेशियल करा रहे थे। यानी कि जैसा कि आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि जिस दिन बारात जाने वाली होती है उस दिन हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन इसी बीच जो दूल्हा है वह घर से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वह फिर वापस नहीं आता। अब जो बारात का समय है वह धीरे धीरे करीब आ रहा था। लोग दूल्हे के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि दूल्हा कमरा में नहीं है। तभी उन लोगों को कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि किसी दोस्त को बुलाने के लिए गया होगा। लेकिन जितने दोस्त होते हैं सब धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आखिर लड़का कहाँ, तो वह बताते हैं कि वह तो हमारे पास आया ही नहीं। जब उसका फ़ोन नंबर लगाया जाता है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। और इधर जो घोड़ी वाला आया था वह कहता है कि भैया जल्दी से दूल्हे को बाहर निकालो, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, दूरी बहुत ज़्यादा है। बारात जो जाने वाली थी 144 किलोमीटर दूर जाने वाली थी। अब जब दूल्हा को उसके कमरे में जाके देखा जाता है तो दूल्हा अपने कमरे में भी नहीं था। यार दोस्तों से पता किया जाता है तो यार दोस्तों को भी उसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं था। लोग परेशान हो जाते हैं। लोग खोजने का प्रयास करते हैं, उसका नंबर लगाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं कि आखिर वह लड़का कहाँ है। अब किसी को कुछ पता नहीं था। अब घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तभी वह दौड़ हार कर थाने पर जाते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। कहते हैं कि सर, दरअसल आज बारात जाने वाली थी, लेकिन जो दूल्हा है, जो लड़का है, वह मौके पर मिल नहीं रहा है। हमें कुछ आशंका दिखाई दे रही है, कृपया आप उसको ढूंढ दीजिए। दोस्तों, लेकिन उसके अगले ही दिन उस दूल्हे की लाश एक कुएं में पाई जाती है। जब गांव के कुछ मवेशी जाते हैं अपनी मवेशी को चराने के लिए, तभी वहां पर कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं। उस खून के धब्बों के आधार पर जब लोग जाकर के कुएं के पास देखते हैं तो कुएं में एक लड़का जो था वह तैरता हुआ मिलता है। जैसे ही लोग उसको देखते हैं तो पैरों तलों से जमीन खिसक जाती है। वह चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। लोगों की पुकार चीख सुनने के बाद जब लोग जाकर देखते हैं तो वह वही लड़का था जिसकी शादी होने वाली थी। आखिर क्या था मामला, क्यों उसकी हत्या कर दी गई, उस लड़के का गुनाह क्या था? दोस्तों, जब आज की कहानी आप सुनेंगे तो आप भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपका दिल भी रोने लगेगा, क्योंकि कहानी ही इतनी हृदय स्पर्शी है। एक ऐसी दर्दनाक स्टोरी है जिसको सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू आए या ना आए, लेकिन दिल एक बार जरूर रोने लगेगा। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में एक जो निर्दोष लोग होते हैं उनको बेवजह सजा दे दी जाती है, जबकि उनका कोई दोष नहीं होता। दोस्तों, पूरी कहानी को आप सुने, स्किप बिल्कुल ना करें, और पूरी कहानी सुनने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है महाराष्ट्र के अमरावती जिले की। वहीं पर एक थाना पड़ता है, मोसरी थाना गांव पड़ता है, पाट काढ़ा। दोस्तों, बात कर रहा हूं 23 मई 2025 की। एक लड़का जिसका नाम है धर्मू, उम्र है 24 साल, पिता का नाम मोतीलाल। उसकी दरअसल शादी बैतूल जिले का एक थाना पड़ता है मुल्ताई, वहीं पर जाने वाली थी। दूरी 144 किलोमीटर। दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त है, सारे लोग तैयारियां कर रहे हैं। घर के जितने भी सदस्य हैं खुशी से मंगल गीत गाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच लड़के को, यानी जो दूल्हा है धर्मू, उसको एक फोन कॉल आता है और वह अपनी बाइक उठाता है और बाइक के सहारे चला जाता है। जब घर के लोग अन्य सदस्य से पूछते हैं तो वह कहता है अभी मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। घर वाले यह सोचते हैं कि किसी दोस्त को लगता है रिसीव करने गया, क्योंकि उसका जो दोस्ताना था, उसकी जो दोस्ती थी काफ़ी दूर दराज थी। घर वाले इस बात को दरकिनार कर देते हैं और अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीत रहा था, 12, 1, 2 जब बज जाता है, तब घर वाले परेशान होने लगते हैं और पूछते हैं कि आखिर धर्मू कहाँ है। जब उसका नंबर ट्राई किया जाता है तो उसका नंबर स्विच ऑफ जाता है। तब घर के लोग सोचते हैं कि लगता है इसका फ़ोन स्विच ऑफ है, इसके यार दोस्तों के यहाँ फ़ोन किया जाए। जब यार दोस्तों के यहाँ उसके फ़ोन किया जाता है तो वह बताते हैं कि हमारे यहाँ तो धर्मू आया ही नहीं है। अब घर वाले और परेशान। इधर जो तैयारियां थी धीरे धीरे करीब में आ रही थी, क्योंकि समय बीत रहा था। दूरी काफ़ी ज़्यादा तय करनी थी। जो घोड़ी पर चढ़ के दूल्हे को जाना था, वह घोड़ी वाला आता है और कहता है कि भैया जल्दी से जल्दी बारात
निकाली जाए, नहीं तो काफ़ी दूरी तय करनी है और लेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। अब घर वालों की छटपटाहट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वह सोच रहे थे कि आखिर धर्मू अपने कमरे में भी नहीं है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, गया तो गया कहाँ। जितने उसके यार दोस्त थे सबसे पूछताछ की जाती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। गांव के लोगों से पूछताछ की जाती है कि आखिर किसी ने धर्मू को देखा क्या। सारे लोगों का एक ही जवाब आता है कि धर्मू को हम लोगों ने नहीं देखा। दोस्तों, उसके ससुराल फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है कि लड़का गायब हो गया है घर से, उसका कुछ अता पता नहीं लग रहा है और हमें कृपया माफ़ कर दीजिए, क्योंकि बिना दूल्हे की हम बारात कैसे लेकर आएंगे। तभी घर के जो सदस्य थे और गांव के प्रधान जी थे, सबको लेकर के वह मोसरी थाना पर पहुंचते हैं और अपनी वहां पर शिकायत दर्ज कराते हैं और धर्मू की लिखित एक तहरीर देते हैं गुमशुदगी की कि सर किसी भी प्रकार से हमारे लड़के को, मोतीलाल जो उसके पिता होते हैं, वह कहते हैं हमारे लड़के को ढूंढ लाया जाए। दोस्तों, इधर बेचैनी काफ़ी बढ़ जाती है। अभी खुशियों का जो माहौल था वह काफ़ी गमगीन हो जाता है। खुशियों की जगह अब दुखी लोग हो जाते हैं, क्योंकि बारात जो जाने वाली थी, बैंड बाजे बज रहे थे, लोग नए नए ड्रेस पहनकर खुशीपूर्वक नाच रहे थे, गा रहे थे, लेकिन अब बिना दूल्हे की बारात जाए तो जाए कैसे। उधर दुल्हन के घर वाले भी तमाम तैयारियां किए हुए थे। उनको लगता है दूल्हा के घर वाले हमको बहका रहे हैं, किसी प्रकार से दहेज की मांग करना चाहते हैं। जब दुल्हन के घर वाले लड़के के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि अगर आपकी कोई डिमांड हो तो हमको बता दीजिए, हम पूरी करने की कोशिश करेंगे, कृपया ऐसा ना करें, नहीं तो हमारी काफ़ी बदनामी होगी। इधर लड़के के घर वाले कहते हैं कि इसमें कोई दहेज की बातें नहीं है, क्योंकि हमारा लड़का नहीं मिल रहा है, हम लोग काफ़ी खुद ही परेशान हैं। इधर चारों तरफ यह बात जंगल में जैसे आग लगती है, फैल जाती है कि दूल्हा गायब हो गया है। लगता हुआ किसी और लड़की से प्रेम प्रसंग करता था और अपनी प्रेमिका के चक्कर में वह अपनी शादी छोड़ देता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, यानी कि जितने मुंह उतनी बातें। अब कोई कुछ बातें कर रहा था, कोई कुछ बातें कर रहा था। धीरे धीरे रात का वक्त हो जाता है, फिर सुबह हो जाती है। तभी गांव से कुछ दूर पर एक कुआं पड़ता है और कुएं में पानी था और वहीं पर कुछ लोग मवेशी अपना चराने के लिए जाते हैं गांव से बाहर। लेकिन वहीं पर जब गांव के लोग देखते हैं कि वहां पर कुछ खून के छींटे पड़े हैं, कुछ खून की बूंदें पड़ी हैं, उस खून के सहारे लोग धीरे धीरे जाते हैं और देखते हैं कि कुएं में एक लाश तैर रही है। जैसे ही लोग देखते हैं तो चीख पुकार उनकी निकल जाती है। लोग चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर गांव के लोग, आस पड़ोस के लोग भी जुट जाते हैं। अब उनकी चीख पुकार सुनने के बाद कोई थाने पर फ़ोन कर देता है और फ़ोन करने के बाद जैसे ही वहाँ पर थानेदार जो एसएचओ साहब हैं नितिन देशमुख सुनते हैं, वह तुरंत अपनी टीम लेते हैं और मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर लाश को निकलवाया जाता है। निकलवाने के बाद पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामा बनाने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जाता है और जो भी वहाँ पर डॉग स्क्वाड, अन्य तरह की जो टीमें होती हैं, सबसे लेकर के निगरानी की जाती है, पूछताछ की जाती है, खोजबीन की जाती है कि आखिर इस लड़के का दोष क्या था जिसको इसकी इतनी बड़ी सजा मिली। लेकिन अभी पुलिस की टीम खोजबीन कर ही रही थी, तभी उस लड़के का नंबर जो था उसको सर्विलांस पे लगाया जाता है और जितना भी उसका सीडीआर था वो सब सीडीआर निकाला जाता है। तभी सीडीआर निकलने के बाद पता लगता है कि इसमें एक नंबर है जिसका नाम है दयाराम, और उस दयाराम के नंबर पर फ़ोन किया जाता है, क्योंकि जो आखिरी बात हुई थी वह बात दयाराम से हुई थी और उसी समय जहां पर लोकेशन दयाराम की दिखा रही थी वहीं पर लोकेशन धर्मू की भी दिखा रही थी। अब पुलिस शक के आधार पर तुरंत दबिश दे करके दयाराम को गिरफ्तार कर देती है और लगभग 144 से 45 किलोमीटर की दूरी पर जो दयाराम था वह पकड़ा जाता है। यानी कि जो दयाराम था वह बैतूल जिले का जो मुल्ताई थाना है उसी के अंतर्गत का रहने वाला था। जब उससे पुलिस पूछताछ करने लगती है तो वह कांपने लगता है, थर 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 थर, और कहता है कि सर मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस की टीम जब सवाल पे सवाल दागना शुरू कर देती है तब वह टूट जाता है और कहता है कि मैंने ही धर्मू की हत्या की है। अब पुलिस वाले जब सुनते हैं कि आखिर इसका इस धर्मू से क्या कारण था, इसकी क्या रंजिश थी जो कि इतने दूरी रहने के बाद भी इसने इसकी हत्या कर दी। जब उससे पूछा जाता है तब वह
एक ऐसा सच बताता है जिसको सुनने के बाद आपका भी रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। तब वह बताता है कि जिस लड़की से धर्मू की शादी होने वाली थी, दरअसल वह मेरी प्रेमिका थी और मैं उससे बहुत प्रेम करता था। मैंने सोचा कि अगर मेरी प्रेमिका की शादी हो जाएगी तो यह मेरी प्रेमिका के साथ उसकी बॉडी को टच करेगा, उसके साथ संबंध बनाएगा, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। तभी मैं अपने उस प्रेमिका को फ़ोन करता हूं और फ़ोन करने के बाद उससे हकीकत जानने की कोशिश करता हूं। जब उससे पूछता हूं तब वह बताती है कि मैं अपने घर वालों के दबाव में आकर के इस लड़के से शादी कर रही हूं। ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था कि मैं इससे शादी करूं, लेकिन मेरे घर वालों का कहना कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हम लोग जहर खा के मर जाएंगे। मैं अपने परिवार को खोना नहीं चाहती हूं, इस नाते मैं अपने परिवार के दबाव में आकर के अपनी मर्जी से शादी कर रही हूं। तभी मुझे एक प्लान समझ में आता है, क्यों ना मैं धर्मू की ही हत्या कर दूं। अगर धर्मू नहीं रहेगा तो मेरी प्रेमिका बनी रहेगी और मैं अपनी प्रेमिका के साथ किसी दिन मौका पाकर फरार हो जाऊंगा। मेरे मन में यह ख्याल आता है। तभी मैं अपनी प्रेमिका से धर्मू का नंबर लेता हूं और उसको फ़ोन करता हूं कि भैया, मैं दरअसल पटाखे वाला बोल रहा हूं और आपकी शादी होने वाली है। अगर आपको पटाखे चाहिए तो मैं सबसे सस्ता पटाखा आपको दे सकता हूं। जैसे ही धर्मू मेरी बात को सुनता है तब वह कहता है, ठीक भैया, मुझे पटाखा चाहिए, आप मिलेंगे कहाँ। तभी मैं उसको बुलाता हूँ कि आइए, मैं फला जगह खड़ा हूँ और मैं गांव के बाहर खड़ा था और उसको बुलाता हूँ। जब वह आता है तब मैं उसको उसकी बाइक के द्वारा लेकर जाता हूँ और वहाँ पर कुएं के पास मैं उसको एक सिगरेट पिलाता हूँ। सिगरेट में जो कि मैंने पहले से ही जहरीली दवाइयाँ मिला दी थी, नशीली दवाइयाँ, जिसको पीने के बाद तुरंत धर्मू बेहोश हो जाता है। तभी मैं एक लकड़ी का जो डंडा था उसको उठाता हूं और उसके सर पर वार कर देता हूं और उसके सर पर इतना वार करता हूं जब तक वह मर नहीं जाता, तब तक मैं उसके सर पर वार ही करता रहता हूं। जब वह दम तोड़ देता है, मुझे यह बिल्कुल एहसास हो जाता है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। तब मैं इसकी लाश को उसी कुएं में फेंक करके चला आता हूँ। मुझे लगता है पुलिस मुझे ढूंढ नहीं पाएगी और मैं कुछ दिनों बाद अपनी प्रेमिका को लेकर के कहीं दूर चला जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि कोई भी अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह अपना कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। कोई व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की हत्या करता है या उसका नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसको 100 बार सोचना चाहिए कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। अगर कानून अपने पर आ जाए तो मुजरिम चाहे 7 समुंदर पार हो या जमीनों के अंदर गड़ा हो, उसको भी पुलिस खंगाल लेती है। अब दोस्तों, वह जो दयाराम है पुलिस कस्टडी में है, उसके ऊपर हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं के अंतर्गत जो धाराएं होती हैं उस पर दर्ज की जाती हैं और दर्ज करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। अगर वह दयाराम चाहता तो वह बच भी जाता, क्योंकि उसने अगर धर्मू की हत्या ना की होती, वह किसी भी प्रकार से अपने उस प्रेमिका से बातें करता और बातें करने के बाद अगर उसकी बातें ना बनती तो उसके सामने पूरी लाइफ उसकी खड़ी थी, वह किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेता। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उसका भी काल बिल्कुल नज़दीक था, उसको सलाखों के पीछे जाना था। इस नाते वह एक ऐसे निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दिया जिसका उसमें कोई दोष नहीं था। यानी कि जो धर्मू था वह अपनी पत्नी से शादी करने वाला था, लेकिन अपनी पत्नी के द्वारा जो करतूत थी उसको वह जान नहीं पाया, जिसकी वजह से उस निर्दोष व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, वैसे आप इस कहानी को सुनने के बाद कैसा फील कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजो। क्या किसी व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, किसी निर्दोष व्यक्ति की जान लेनी चाहिए या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। दोस्तों, चलते चलते आज कुछ नाम आए हैं जिसका हम आपको अपनी स्टोरी के माध्यम से उनका नाम लेना चाहते हैं। अगर आप भी अपना नाम बताना चाहते हैं, कहां से हमारी स्टोरी देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। हमारे मित्र पवन कुमार राजभर, जो कि बेलवाना आजमगढ़ की धरती से, नरेंद्र कुमार राजभर आजमगढ़, पवन कुमार आजमगढ़ से, धीरज कुमार जौनपुर, डॉक्टर प्रमोद कुमार जौनपुर की धरती से, श्री राम राजभर जो कि जौनपुर की धरती से हमारी चैनल को, हमारी स्टोरी को आप देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।